आज हम सभी व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर और कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। तो आइए जरा रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक से स्टार्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड सर ने बोला कि जो हमारा परमाणु होता है उसमें स्थित जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है, परमाणु बच्चों क्या चीज से बनता है, वह वहां पर नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सौर मंडल की भांति है। मतलब यहाँ पर अगर हम सूर्य को नाभिक बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को प्लैनेट या ग्रह। तो यहाँ पर बोला गया कि जिस प्रकार सौर मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है या होता है, और M1 M2 यहाँ पर सूर्य और ग्रह के जैसा काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन भी काम करता है। फिर इन्होंने बोला क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन आवेशित है, क्योंकि हमारा नाभिक में भी आवेश है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो नाभिक में स्थित होते हैं उनका ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होता है। तो बोला क्योंकि हमारा परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन स्थित है और जो प्रोटॉन पाया जाता है वह आवेशित है, इसलिए यहाँ पर कूलॉम लॉ भी लगेगा, कूलॉम बल लगेगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं क्लास 12th में। तो बोला गया कि ये दोनों फोर्स, ये गुरुत्वाकर्षण बल और कूलॉम बल एक दूसरे के इक्वल होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। उसके बाद कहा गया कि जिस प्रकार, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूर्य और जो हमारे जो ग्रह होते हैं वहां परमाणु में वह नाभिक और इलेक्ट्रॉन की भांति ही घूमते हैं, तो यह कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो जिसमें आवेश है, इलेक्ट्रॉन में बच्चों हम जानते हैं आवेश है, जबकि ग्रहों में आवेश नहीं होता, ग्रहों में आवेश नहीं होता, ग्रहों में आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। तो आवेश के कारण यहां पर त्वरण होगा, यहां त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। त्वरण उत्पन्न होने के कारण दिशा में परिवर्तन होगा। त्वरण उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में आवेश है इसलिए उसमें त्वरण हो सकता है और त्वरण के कारण दिशा परिवर्तन होगी, और दिशा परिवर्तन के कारण बच्चों यह पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन घूम घूम कर आएगा और नाभिक में गिर जाएगा। तो लेकिन पाया गया कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो रदरफोर्ड सर इस बात को समझा नहीं पाए। उन्होंने यह तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन में आवेश है, लेकिन वह इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन में आवेश तो है पर वह किस प्रकार स्टेबल है या उसमें स्थायित्व है। तो यहां पर यही बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में छोटी जगह में तो घूमता है, लेकिन आवेश के कारण यहां पर पॉसिबिलिटी है कि वह न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर जाएगा। तो उसे न्यूक्लियस में गिरने के लिए, नाभिक में पहुंचने के लिए 10⁻⁸ सेकंड्स लगने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल के दोष में यह पाया गया कि यह परमाणु की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाए, या नहीं बता पाए कि किस प्रकार हमारा एटम, हमारा परमाणु स्टेबल है। वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बिहेवियर को नहीं बता पाए और ना ही समझा पाए। तो यह रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक था, यह परमाणु की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। इसके पश्चात बोला गया कि क्यों नहीं हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर स्थिर मान लेते हैं। यह भी प्रश्न आया कि ठीक है, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन में आवेश है, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन में आवेश है, और यह भी तो माना जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर है, लेकिन फिर कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और इससे नाभिक की ओर खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो यह भी बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन आवेशित भी है और वह घूम भी रहा है प्रोटॉन के चारों तरफ।
अब बच्चों हम कुछ प्रश्न करेंगे, उससे पहले हम अपने फर्स्ट चैप्टर की चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे O2 ऑक्सीजन का अणु CO2 है, यहाँ पे हमने तत्व, अणु और यौगिक लिया है। तो यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि एक मोल O में, मतलब ऑक्सीजन में आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए। एक मोल O2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन तथा 6.022 10⁻23 अणु होते हैं। अगर हम इस ऑक्सीजन अणु को परमाणु में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें यहां पर इसका जो एटोमिसिटी है उसे 2 से गुना करना होगा। तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण ले तो कहेंगे कि 1 मोल CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम CO2 पाया जाता है तथा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे परमाणु की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एटोमिसिटी 3 है। यहाँ पर जो एटोमिसिटी है, यहाँ पे जो टोटल परमाणु की संख्या है वह 3 है। तो 3 गुने 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु पाए जाते हैं। तो यह हमारा बेसिक है। यहां पर इस चीज को बताना इसलिए जरूरी है कि हम अपने फर्स्ट चैप्टर में अगर आपसे वह छूट गया है या आप उसे भूल चुके हो तो यहां पर आपको वह याद आ जाए। तो आइए हम प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले और एक चीजें हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों, वह आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। अगर हम इसे ग्राम में कहें तो 9.1 इंटू 10⁻³ ग्राम होता है। इसी तरह हम अब यह देखते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि एक मोल में 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। बच्चों आपको यह सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी अणु के, परमाणु के या यौगिक के एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा 1.602 10⁻⁻19 कूलम है। तो यह बातें आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब हम अपने पहले प्रश्न को देखेंगे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन करें। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्रव्यमान है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। जो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे बच्चों गलती हो गया, 10⁻⁻28 ग्राम होता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम में कितना होगा। तो क्या करना है आपको लिखना है कि 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो ठीक हम जानते हैं कि 1 ग्राम में 1/9.1 इंटू 10⁻⁻28
इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 1.098 10 to the power 27 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यह आपका आंसर हुआ। बिल्कुल यह घरेलू प्रॉब्लम है, मतलब जैसे आप इसे घर में करते होंगे अपने घर के ग्रोसरी के सामान को खरीदने के लिए, ठीक इसी प्रकार की अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है तो बताइए कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपको 1 मोल के लिए बच्चों पूछा जा रहा है, 1 मोल के लिए आपसे बातें पूछी जा रही हैं। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 1 मोल में, हम जानते हैं कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जानते हैं कि 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको प्रश्न में आगे बढ़ना है। आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश का परिकलन करना है। तो 1 मोल के लिए इतना पाया जाता है। तो यहां पे बच्चों हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह है 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। तो हमें क्या करना है कि हमें इतने इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू अगर हमने द्रव्यमान निकाल लिया तो वह हमारा 1 मोल के बराबर है। तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन का इतना पता है, तो हम क्या करेंगे कि 6.022 इंटू 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10 to the power -31 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो हमें पता क्या चलता है कि 5.48 इंटू 10 to the power -7 kg लगता है इतने इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि 1 मोल के बराबर होता है। तो बच्चों यह प्रॉब्लम हमने सीखा कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को करना है। होप यही है कि आपको यह चीजें समझ में आई होंगी। आगे हम देखते हैं एक और प्रश्न को कि मीथेन के 1 मोल में, बच्चों यहां पर आवेश की भी बात की है तो जरा आवेश भी निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन में जो आवेश है वह होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। या 1 इलेक्ट्रॉन का है, या 1 इलेक्ट्रॉन का है। और हम जानते हैं कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसका लिए हम आवेश निकाले तो हम इसे बस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है कूलम, और इसके टोटल आ जाएंगे आंसर 9.65 इंटू 10 to the power 4 कूलम। तो यह हमारा आंसर आता है। ठीक इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल मीथेन बोला गया, 1 मोल मीथेन मतलब उसमें आता है 16 ग्राम, उसमें आता है 16 ग्राम। और 6.022 इंटू 10 to the power 23 यहां पर अणु होते हैं। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन की भाषा में लिखना चाहो तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों अब यहां पे देखना है, हमें पता होना चाहिए कि CH4 में टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह 10 होती है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह बात भी हमें समझ में आती है। और हमें पता है कि एक अणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, एक अणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह 10 है। एक अणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह 10 है। तो आपको 1 मोल के लिए पूछा जा रहा है, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। आपको 1 मोल के लिए पूछा जा रहा है। 1 मोल के लिए पूछना मतलब आपको 6.022 इंटू 10 to the power 23 अणु के लिए बातें पूछी जा रही हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 6.022 इंटू 10 to the power 23 अणु
जो कि हमारा होता है 1 मोल, उसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेंगे 10 से गुना करके। तो इस प्रकार हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया और इसका आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। व्युत्पत्ति के क्लास में आपको क्या समझ में आया, आपने इस लेक्चर से क्या सीखा? अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।